नमस्कार दोस्तों, संघर्ष कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं और आज हम लोग कक्षा 12 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि हमको पता है कि हम पिछले वीडियो में मेल गैमेट्स या नर युग्मों के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको फीमेल गैमेट्स पर चर्चा करते हैं या फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें देखो भैया, मादा युग्म या फीमेल गैमेट्स या पुष्प का मादा भाग होता है, इसे गायनोसियम कहा जाता है। गायनोसियम की हिंदी क्या हो जाती है भैया? जायाम। गायनोसियम की हिंदी हो जाती है जायाम। गायनोसियम या जायाम। अब जो जायाम होती है वह पुष्प का मादा भाग है और उस पुष्प के मादा भाग का जो स्ट्रक्चर होता है हम आप लोग बनाए थे या बनाते हैं। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? पुष्प का मादा भाग। अब इसमें जो पूरी की पूरी बनी हुई संरचना है ये पुष्प का मादा भाग है। अब इस पुष्प के मादा भाग में अगर हम आप लोग देखेंगे इसमें कई पार्ट सम्मिलित होते हैं, कई इसमें इसके जननांग भाग लेते हैं, जिनमें से हम आपको पता है कि कभी कभी बोर्ड परीक्षा में दे देता है बाह्यदल या बाह्यदल पुंज, दल, दलपुंज के काम क्या होते हैं या इसका कार्य क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि बाह्यदलपुंज का काम होता है पुष्प के आंतरिक जननांगों की, पुष्प में पुष्पन की क्रिया से पहले उसके आंतरिक जननांगों की रक्षा और सुरक्षा करना। किसका काम होता है? बाह्यदलपुंज का काम होता है। ये किसका काम हो गया भैया? ये बाह्यदलपुंज का काम हो जाता है। तो बाह्यदलपुंज का काम क्या हो गया कि यह पुष्प में पुष्पन की क्रिया के पहले, पुष्पन की क्रिया का मतलब समझ रहे होंगे कि फूल खिलने से पहले पुष्प के आंतरिक जननांगों की सुरक्षा करना। आंतरिक जननांगों की नीचे लिख दे रहे हैं सुरक्षा करना। किसका काम होता है? बाह्यदलपुंज का काम होता है। फिर उसके बाद बात आती है दलपुंज की। अब इसमें भैया दलपुंज का काम क्या होता है? यह परागण के लिए कीड़ों को या कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को आकर्षित करता है। कौन? बाह्यदल। इनमें पुष्प के दो लेयर हो जाती है, एक बाहरी चक्र होता है जो बाह्यदलपुंज और एक सेकेंड नंबर का जो चक्र होता है वो दल या दलपुंज होता है। दोनों का काम हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो पुष्प का मादा भाग है, इस पुष्प के मादा भाग के ऊपर का जो स्थान दिखाई पड़ रहा होगा इसी का नाम क्या होता है भैया? इसी का नाम होता है कैलस। इसी का नाम क्या हो जाता है? कैलस। अब कैलस की विशेषता क्या होती है? यहाँ पर जल, शर्करा
और विविध प्रकार के जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो यहीं पर उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब परागण की क्रिया में परागकण आकर के यहीं स्थिर हो जाता है, और जब स्थिर हो जाता है तो परागकण अंकुरित होता है, और परागकण अंकुरित होकर के क्या बनाता है भैया, पराग नली बनाता है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं यहाँ पर इसका जो सेकेंड पार्ट होता है, यही क्या हो जाता है, यही हो जाता है स्टिग्मा। यही हो जाता है स्टिग्मा, जिसे हिंदी में क्या बोल दिया जाता है भैया, इसे बोल दिया जाता है वर्तिकाग्र। इसे बोल दिया जाता है वर्तिकाग्र। और सेकेंड पॉइंट की बात आती है, जो पाइप दिखाई पड़ती है, इस पाइप का नाम क्या हो जाता है भैया, इसका नाम हो जाता है वर्तिका, या इसी को बोल दिया जाता है स्टाइल। स्टाइल या फिर वर्तिका बोल दिया जाता है। अब उसके बाद जो दिखाई पड़ता है, हमको फूला हुआ पार्ट दिखाई पड़ता है, इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है ओवरी, या जिसे बोल दिया जाता है भैया अंडाशय। तो दोस्तों ये तो मेन पार्ट हो गए जो एक्सटर्नल रूप में हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ से एक पाइप विकसित होती है, परागण की क्रिया के बाद एक पाइप विकसित होती है। अब एक पाइप यहाँ से आती है। अब इसमें क्वेश्चन कभी कभी पहले मिल जाता था कि किसी भी पुष्प के जो जायांग में पराग नली होती है वो कितनी बड़ी होती है, तो पराग नली कितनी बड़ी होती है, एक साधारण सा क्वेश्चन है कि जितनी इसकी वर्तिका की लंबाई होगी उतना ही पराग नली की लंबाई होगी। ठीक है भाई। अब ये जो पराग नली है जाती है, और जाने के बाद यहाँ पर एक ऐसी संरचना दिखाई पड़ती है जिसका नाम क्या होता है भैया, इसका नाम हो जाता है ओव्यूल। इसका नाम हो जाता है भैया ओव्यूल, या जिसे बोल दिया जाता है अंडाणु। ठीक है। अब यहाँ से जो पाइप आती है, तो आपको पता है कि डबल लेयर में ही आएगी पाइप होगी, तो भाई अब उसके बाद अब हम इसमें बात करते हैं। तो एक आपका हो गया बाह्य पुंज, और सेकेंड लेयर हो गई दलपुंज। उसके बाद क्या हो जाता है, इस मादा पुष्प के मादा भाग के आंतरिक जननांग। अब इसमें जानते हैं कि जब परागण की क्रिया पूरा हो जाती है, तो परागण की क्रिया पूरा होने पर इसमें पराग नली विकसित होती है। अब इस पराग नली का नाम क्या हो गया भैया, इसका नाम हो गया पोलन ट्यूब। इसका नाम क्या हो गया भैया, तो इसका नाम हो जाता है पोलन ट्यूब, या जिसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है हिंदी में पराग नली। इसको बोल दिया जाता है पराग नली। अब पराग नली में क्या आएगा, तो पराग नली में मेल गैमेट्स आएगा। पराग नली में भैया क्या आएगा, तो पराग नली में आएगा मेल गैमेट्स। यहाँ पर क्या हो जाता है, दुई होते हैं ना आपके पराग में, जो मेल गैमेट्स होते हैं। ये आपके पिछली बार बोर्ड परीक्षा में आया था कि परागण की क्रिया में कितने युग्मक भाग लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कुछ जो कोड वाले थे इंटर में, इसमें आया था 2 नर युग्मक भाग लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए भैया, तो यहाँ पर एक हो गया मेल गैमेट्स, या जिसे बोलते हैं नर युग्मक। नर युग्मक की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है भाई। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक इस मादा जायांग, मादा भाग या जायांग के बारे में आपको कुछ समझ में आया होगा। और जो ना समझ में आया हो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि दोबारा उसे फिर से नए वीडियो के साथ डाला जा सके और आप लोगों को संतुष्ट किया जा सके। अब इसमें बात करते हैं कि जब यहाँ से पराग नली इंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो कहाँ जाती है, ये जाती है भैया ओव्यूल में, या जिसे बोलते हैं बीजांड की संरचना। अब इस बीजांड की संरचना अगर हम आप लोग देखेंगे, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर मिटाएंगे। मिटाने के बाद ही क्या करेंगे कि कुछ आगे का प्रोसेस लिखेंगे कि इसके अंदर की घटनाएं कैसे कैसे इसमें दिखाई पड़ती हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ पर अब इसके अंदर की संरचना देखते हैं कैसे होती है। अब एक कभी कभी बोर्ड परीक्षा में दे देता है भैया बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अनुप्रस्थ काट या हृदय काट कुछ भी दे सकता है।
तो हम लोग जो बनाते हैं भैया उसमें अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य रेखाट जो हुई, उस अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य रेखाट की संरचना जब देखते हैं तो एक संरचना हम आपको ऐसे मिल जाती है। अब इस संरचना में जब देखेंगे संरचना ऐसी बन जाती है। अब इस संरचना में भैया जब हम आपको देखेंगे एक ऐसी संरचना है आपका लेफ्ट राइट हो सकती है, इसको ऐसे भी बना सकते हो। तब यहां से हम बात करेंगे कि जब इसका नाम क्या हो जाता है भैया, इसका नाम हो जाता है, आपने पढ़ा होगा फाइलामेंट, जिसे पुतंतु बोल दिया जाता है। उसके बाद इसका सबसे बाहरी कवरिंग पॉइंट क्या होता है, जो कवरिंग आवरण है इसका नाम क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, इसका नाम क्या होगा, इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट या जिसे क्या बोल दिया जाता है, अध्यावरण बोल दिया जाता है। इंटीग्यूमेंट या जिसे बोल दिया गया भैया अध्यावरण, इसको बोल दिया गया फाइलामेंट या इसे बोल दिया गया पुतंतु। अब इस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझने वाले, जैसे हम आप लोग नर युग्मक पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि नर युग्मक में बनता क्या है, तो लास्ट में बना देते हैं कि उसमें बन जाता है लघु बीजाणु, है ना भाई, लघु बीजाणु। अब लघु बीजाणु को हम लोग बना देते हैं कि वो बन गया परागकण। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि जो जायन है या उसका मादा भाग है, इसमें अंतिम रूप में क्या बनता है, जो मेन रूप में पुष्प का मादा भाग होगा, तो इसको मेन रूप में जो पुष्प का मादा भाग होगा इसमें एक संरचना बनती है और इसी संरचना का नाम क्या हो जाता है, तो इसी संरचना का नाम हो जाता है भैया, इसका नाम हो जाता है एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोष, इसका नाम क्या हो जाता है भैया, भ्रूण कोष हो जाता है। यही इसका मुख्य पार्ट होता है। तो मादा जननांग का मुख्य भाग नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा भ्रूण कोष। अब इसमें बात करते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है, जो खुला हुआ पार्ट है इसका नाम हो जाता है माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल या इसे क्या बोल दिया जाता है, बीजांड द्वार बोल दिया जाता है, बीजांड द्वार। अब इसमें हम आपको पता है कि अब जैसे थोड़ा सा बनने की चर्चा कर लेते हैं, तो बनने की जब चर्चा है तो कोई एक सेल बन गई जिसका नाम भ्रूण कोष हो गया, तो निश्चित है भैया कि हमको पता होगा कि कोई सेल होगी तो उसके बीच में न्यूक्लियस या केंद्रक होगा जरूर। अब जब केंद्रक होगा तो निश्चित है कि केंद्रक डिवीजन करेगा, विभाजन करेगा, और विभाजन करके इसमें जो आपके 7 कोशिका और 8 केंद्रक बनते हैं उसकी संरचना कैसे बनती है, तो इसके लिए ये जो केंद्रक होता है सबसे पहले क्या करता है, ये आपका समसूत्री विभाजन करता है। और जब समसूत्री विभाजन करता है तो कोई एक जो केंद्रक होता है वह द्वि पार्ट में या द्वि कोशिकाओं में टूट जाता है, और दोनों कोशिकाएं क्या करती हैं, किनारों पर जाकर के स्थिर हो जाती हैं। फिर इसके बाद इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा, तो एक कोशिका कितनी कोशिका बना देगी भैया, द्वि कोशिका बना देगी, है ना, सॉरी द्वि केंद्रक बना देगी। अब केंद्रक अभी विभाजन कर रहा है, यहाँ भी द्वि हो गया, यहाँ पर भी आपका द्वि केंद्रक बन गया। अब फिर से विभाजन फिर मिला के 3 बार करता है, फिर करेगा तो क्या बनाएगा, द्वि कोशिका बना दिया, सॉरी केंद्रक बना दिया। अब यहाँ पर फिर से क्या करेगा, फिर से केंद्रक बना दिया। तो समसूत्री विभाजन में द्वि कोशिकाएं बनती है, द्वि केंद्रक बना, और टोटल कितने बन गए, 4 केंद्रक बन गए। अब जो 4 केंद्रक होते हैं, चारों केंद्रक क्या करते हैं, एक सिरे पर स्थिर रह पाने में सक्षम हो जाते हैं।
स्थिर नहीं रह पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि इसकी जो एक एक केंद्रक होता है वह एक एक केंद्रक मिटा के थोड़ा सा जैसी संरचना में दिखाई पड़ती है ऐसे बना देते हैं, तो एक ऐसी संरचना बन जाती है। तो टोटल यहाँ पर कितने आ गए भैया, तो टोटल आपके आ गए 3। अब नीचे वाले में भी जब देखेंगे यहाँ पर भी कितने आ गए संरचना में, यहाँ पर भी संरचना में आ गए 3। एक आपको बताए कि वह जो क्या करेगा बीच में जाकर के स्थिर हो गया, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल इसमें कितने हो गए केंद्रकों की संख्या, तो 3 3 6 2 8 केंद्रक हो गए। तो एक परिपक्व परागकोश में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक परिपक्व परागकोश में कितने केंद्रक होते हैं, तो केंद्रकों की संख्या आपके सामने है, केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। उसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं भैया, इसमें 8 केंद्रक या 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या करता है, जितने केंद्रक होंगे इस भ्रूण कोश के चारों तरफ क्या करेगा, एक कवर बना लेगा, एक आवरण बना लेगा। तो जब एक आवरण बन गया, ये समझने के लिए कि जो बिंदी है वो केंद्रक है, वो चारों तरफ से लगे कोशिका बना लिया, तो 3 3 6 कोशिकाएं हो गई और 6 कोशिका यहाँ पर 2 केंद्रक इकट्ठे आकर के रुका हुआ है मध्य में, तो यहाँ पर एक कवरिंग पॉइंट इसके ऊपर बन जाती है, एक आवरण इसके ऊपर बन जाता है। अब इसमें केंद्रकों की संख्या 2 हो गई और कोशिका की संख्या 1 हो गई। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई, तो केंद्रकों की संख्या हो गई 8, है ना भाई। अब बीच में क्या आ गया केंद्रक। अब केंद्रक की चर्चा करें तो 3 3 6, अब बीच में है तो कितना हो गया 8, है ना, 8 केंद्रक हो गया। अब कोशिका की बात करेंगे तो 3 3 6 और कोशिका की संख्या कितनी हो गई, तो 7 हो गई। तो इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई, तो केंद्रकों की संख्या हो गई 8 और कोशिका की संख्या कितनी हो गई, तो कोशिका की संख्या हो गई 7। अब इसका नामकरण कर देते हैं। अब इसमें जो एक मेन कोशिका दिखाई पड़ रही होगी इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया एग सेल। इसका नाम क्या हो गया भैया, इसका नाम हो गया एग सेल, जिसे हिंदी में बोल दिया जाता है अंड कोशिका। जिसे बोल दिया जाता है हिंदी में अंड कोशिका। उसके बाद चर्चा करते हैं, इधर लिख देते हैं, लेकिन आप लोग जो चित्र बनाइएगा तो सभी नामकरण दाहिनी तरफ कीजिएगा, इधर जगह की कमी है। अब यहाँ पर एक सेल आपको ये वाली मिल रही है, एक सेल ये वाली मिल रही है। अब इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, तो इसके साथ ही तो कोशिका है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा सिनर्जिस्ट सेल। इसका नाम क्या हो जाएगा सिनर्जिस्ट सेल। इसे हिंदी में क्या बोल दिया जाता है सहायक कोशिका। इसका नाम क्या हो गया भैया सहायक कोशिका, है ना भाई। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसके ठीक उल्टा आपको 3 कोशिकाएं दिखाई पड़ रही हैं। तीनों कोशिकाओं का नाम क्या हो गया भैया, तो इसका नाम हो गया एंटीपोडल सेल। इसका नाम हो गया एंटीपोडल सेल। अब आपको पता होगा कि कुछ किताबें इसको प्रतिमुखी कोशिका लिख देती हैं, प्रतिमुखी कोशिका, या इसको कुछ किताबें लिख देती हैं प्रतिव्यासांत कोशिका। बात वही है, प्रतिव्यासांत कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिव्यासांत कोशिका। बीच में आपको दिखाई पड़ा एक और संरचना, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में क्या बोल दिया गया द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक। यहाँ पर अब आप लोग आसानी के साथ नामकरण कर सकते हो। उसके ठीक उल्टा एक संरचना होती है, आपको पता होगा कि चैत्या होता है। एक ऊपर वाली जो संरचना होगी उसका नाम क्या होगा चैत्या, या जिसे क्या बोल दिया जाता है निभाग। चैत्या या फिर निभाग। अब जो चैत्या निभाग होता है
कहाँ पर इसमें लिया गया है? तो आपको जैसे पढ़े होंगे कि बीजांड कितने प्रकार का होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि बीजांड 5 प्रकार का होता है। उसी में क्या है, एनाट्रोपस वाला है ये बीजांड। आर्थ्रोट्रोपस कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा है, तो आर्थ्रोट्रोपस जब बनाओगे तो उल्टा बना दोगे इसका, है ना, ये आपका एनाट्रोपस। अब इसमें बात करें कि चैनल आपका क्या हो गया, निभाग हो गया। अब इसमें पूरी संरचना कहाँ पर है, ये पूरी संरचना आपके यहाँ की बीजांड की है। अगर हम आप लोग प्रत्यक्ष आंखों से देखेंगे तो इसमें सारी घटनाएं हमको देख नहीं सकते हैं। इसके लिए हम आपको इसको और निकाल करके बाहर दे दिए, जूम कर दिए। जूम करने पर हम आपको ये संरचना मिल गई। अब जब ये संरचना मिल गई तो संरचना में इतने सारे कोशिकांग पाए गए। अब इसमें प्रत्येक कोशिकांग को जानने के लिए होता क्या है, हम आप लोग जानते हैं कि इसमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। और दोहरा निषेचन की क्रिया किसमें होती है, किस पौधे में होती है, तो आपके एंजियोस्पर्मी या आवृत्त बीजी पौधों में कौन सा निषेचन होता है, तो आवृत्त बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। यहाँ से बहुत बड़ा तो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। दोहरा निषेचन क्या है या दोहरा निषेचन किसमें होता है, तो इस दोहरा निषेचन के बारे में हम आप लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें जो ना समझ में आया हो इस काम का नाम आप कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा। उसके बाद हम आपको प्रत्युत्तर जवाब देंगे। जो ना समझ में आया हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कुछ बच्चों को मोटिवेशन मिलता रहे और लगातार इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। ठीक है, अब इतना बनाइए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं दोहरा निषेचन की क्रिया पर।